हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। देखिए ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में जो है ना बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार देखने को मिले हैं। अगर आप मेरे क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज़ पूरी अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो आपका जीके का 60 to 70% तो गारंटी है। 80% तक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एग्जाम में, आप अटैम्प्ट कर लोगे। बाकी 10% करंट अफेयर पूछा जाता है, कभी कभी 20 to 30 भी पूछा जाता है। करंट अफेयर भी हम कराएंगे। जो 10% क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कोई भी आयोग हो, चाहे एसएससी हो चाहे पीसीएस हो, वो ऐसे पूछते हैं कि उन्हें अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि अगर कोई 100% रिजल्ट दे देगा तो फिर आयोग का कुछ वो नहीं रह जाएगा ना, स्टैंडर्ड। तो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि इनको बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट तो एग्ज़ाम क्लियर करने का है, ना कि 100% स्कोर करने का है। और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 60 to 70% में भी आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप जीके के 60 to 70 तो ऐसा तो नहीं जीके करके जाओगे, आप रीजनिंग भी करोगे, इंग्लिश भी करोगे, मैथ भी करोगे, है ना। तो आप बस जो सीरीज़ में करा रही हूँ इनको आप अच्छे से रट लो। और आपको ना जिसको लग रहा है कि अब एग्ज़ाम आ चुके हैं और मैं लूसेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो बस क्वेश्चन दे दो आप, मुझे वो याद करने हैं और फिर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा, तो उन लोगों के लिए, और जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छे से, जिनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, वो उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। अब पहला आता है, देखिए अब ये टॉपिक है जो द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, इस टॉपिक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र यानी कि सिंपल सी मशीन जो होती है वो किस तरीके से किसी व्यक्ति की हेल्प करती है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। देखिए हम मशीन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें फोर्स या फिर बल कम लगाना पड़े, ठीक है, इसीलिए करते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयोग क्या हुआ, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। मैं यहाँ पे समझाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीरीज बना रहे हैं। तो जब मैं समझाऊंगी, तो जब मैं टॉपिक करा रही हूँ ना अपने एक्सप्लेनेशन वाले, आप वहाँ पर जाकर देखना। तो अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, तो इसमें फटाफट लेके चलूंगी क्योंकि बच्चों को रिवीजन करनी है। ठीक है, तो अभी बस जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं खाली वो देखें। जिनको लग रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आया आंसर कैसे आया, तो जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसमें देखना जब मैं ये टॉपिक कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, देखिए जब सांस अंदर गई तो मतलब वायु अंदर गई है, ठीक है, वायु का दाब अंदर गया है, तो क्या रीडिंग क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, अच्छा, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है, मशीनों का अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। देखो जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। कौन सी नहीं है, आयतन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है। ये सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती हैं, ये हम साइंस के टॉपिक में करेंगे। अभी बस आप क्वेश्चन को याद कर लो अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है, इसमें सदिश राशि संवेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह है द्रव्यमान। देखिए जो संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि, जो फिजिकल हमें वो मोमेंटम और वेग से जो प्राप्त होता है वो होता है द्रव्यमान। बल का गुणनफल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप इकाई में होगी, तो उसकी इकाई में माप क्या होगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 6। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अच्छा, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी, देखिए हवा हो या विंड हो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हवा हो या फिर विंड पावर हो, इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। देखिए जब भी आप किसी ट्रेन में, बस में बैठे होंगे, आप किसी भी ट्रेन में या फिर गाड़ी में बैठते हैं, तो जब अचानक से वो चलती है तो आप पीछे की ओर धक्का लगता है ना आपको, तो ये स्थिरता का जड़त्व नियम है। ठीक है ना, ये न्यूटन का लॉ है, स्थिरता का जड़त्व नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ,
ठीक है। कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस की बात की गई है, ठीक है। फ्रैक्शनलेस सरफेस है कोई। पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ठीक है। इसका कारण क्या दिया इन्होंने, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसके संवेग एच परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए इसमें इसने बोला है कि कोई कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस है, मतलब घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है, मतलब सीटी बजा रहा है। तो इसका कारण दिया, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसके तो देखो आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, और अगर आप सीटी बजा रहे हो तो ऐसे आपके परिवर्तन थोड़ा ही होगा संवेग में, क्योंकि सीटी तो मुंह से बजा रहे हो ना आप। तो इसके कारण और कथन देखिए, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें तो ठीक हैं, बट इनके ये इसका रीज़न नहीं है, ये अलग चीज़ है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, एक लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है, ठीक है। मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है अगर अलग अलग बात की जाए इनकी, ठीक है। लेकिन अगर ये बोले कि ये इस कथन का कारण है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो में ही दूंगी, मैं बता रही हूँ, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, अभी सिर्फ क्वेश्चनों की रिवीजन होगी, ठीक है। जिसको एक्सप्लेनेशन देखनी है क्यों हो कैसे, वो फिर वीडियो को फॉलो करे जो मैं चैप्टर वाइज कराती हूँ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? अब इसका रीज़न है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए हम जब भी चलते हैं ना, हम सरफेस पर चलते हैं या फिर गाड़ियाँ चलती हैं, वो सब घर्षण की वजह से चलती हैं, ठीक है ना, घर्षण होता है उसकी वजह से। लेकिन बर्फ़ जो चिकनी सतह होती है वहाँ पर फ्रैक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, इसलिए वहाँ पर चलना ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। अच्छा, एक मनुष्य, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, हाँ ठीक है देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका रीज़न दिया इन्होंने, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। देखिए ये तो आप ना डेली यूज़ में देखते हैं, मतलब डेली लाइफ में देखते हैं कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब ज़्यादा एनर्जी की लगती है, अदरवाइज़ कोई गाड़ी चल रही है तो आराम से स्मूथली चलती रहेगी, ठीक है। और अगर गाड़ी चलानी है, स्टार्ट करनी है, तो कई बार ख़राब नहीं होती तो उसको धक्का देना पड़ता है, बट एक बार से जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो फिर अपेक्षाकृत कम एनर्जी लगती है हमारी चलाने के लिए। गाँव में तो एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, और सब समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। तो इसका आंसर आ जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, और जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ही ज़्यादा हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब बर्फ़ पे आप अपने आप फिसल जाते हो क्योंकि घर्षण कम है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का हो जाएगा। इसका आंसर है 10 गुना। न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल हम फिर बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। देखिए इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये गतिज ऊर्जा है और वेग है, तो वेग इसका मतलब गतिज ऊर्जा इसकी 2 गुनी होती है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको आप भले ही छोड़ देना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को छोड़ के ही आ जाना, क्योंकि जो बिना साइंस के बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो इसको आप छोड़ ही देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल का टैंकर है, समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ तो क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो, ठीक है। ये देखो आप, ये है, इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, और ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे क्वेश्चन भी, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो देखिए, गुरुत्व के अधीन गति, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, इसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ये कौन थे? भारत के थे। ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे? भारत के। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस याद रख लेना कि न्यूटन से पहले ही ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। रट लो ये नाम, ब्रह्मगुप्त ने बताया था न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ठीक है। तो वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, उसका नाम है ब्रह्मगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने है? अब देखो, वैसे उसने तो बेचारे ने वैसे बताता सिंपल, उसने कोई थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन थ्योरी आगे जाके आइजैक न्यूटन देते हैं, ठीक है।
याद है ना, वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, घर से झगड़ा हो गया था, ठीक है, अपनी माँ से, उनकी माँ सौतेली थी, उनसे झगड़ा हो जाता है, वो फिर उदास होकर के एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, फिर उठकर बैठते हैं तो उनके ऊपर आकर एक सेब पड़ता है और फिर वो सोचते हैं कि आखिर ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। जब डिप्रेशन में होता है इंसान तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता है कभी कभी, तो लेकिन उनकी ये थ्योरी निकल गई, अच्छा है, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा सोच लिया इसके बारे में तो थ्योरी दे दी, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम होता क्या है कि देखिए, अगर आपके किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है तो वो अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना, कोई बल नहीं लगता, तो वो जहाँ पे रखी है वहीं पे रखी रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं होगी। यही न्यूटन के जड़त्व का नियम है, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम यही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक FW टेलर। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ही हमें जो है ना, मतलब हम अपने शरीर का बैलेंस बना पाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़े नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ठीक है। अगर आप अंतरिक्ष में गए हैं और ऊपर से जाके आपने एक सेब छोड़ दिया तो जितनी स्पीड से आप नीचे आ रहे हो उतनी स्पीड से वो नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है। देखिए, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है मतलब एक उसकी जो, वो इसलिए नहीं झुकती, वैसे तो वो झुकी हुई मीनार है बट वो गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर से गुरुत्व केंद्र की लाइन जा रही है, और मैंने बोला ही है कि सीधा खड़े रहने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए ग्रेविटी आवश्यक है, और वो ग्रेविटी की लाइन वहीं से जा रही है, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है। जैसे ही गुरुत्व केंद्र की लाइन वहाँ से हटी ना, थोड़ी सी भी हटी तो वो दीवार भी गिर जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट आता है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, ठीक है, मतलब जो अभी दूरी है उनके बीच की अगर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा ना, तो अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा, ठीक है, 25% रह जाएगा। अब जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सूरज, उसका 1/4 भाग रह जाएगा, 25% रह जाएगा अगर उनके बीच का डिस्टेंस 2 गुना हो जाता है तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में, देखिए अगर ऊपर से गिराई जा रही है कोई वस्तु तो उसका भार थोड़ी बदल जाएगा, भार तो वही रहेगा ना, जो उसमें भार है वही रहेगा, तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के छोटे टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। देखिए, एक तो लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहे का और एक मोम का, ये तीनों समान आकार के हैं और इनको समान ऊंचाई से ही पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पूछेगा। देखिए, मैंने बताया था कि अगर आप सेब गिरा लो तो देखो जो अंतरिक्ष यान है वो कितना भारी है और सारी धातु से भी मिलकर के बना हुआ है वो, तो जब उसके साथ साथ सेब भी आ रही है तो इनमें कैसे परिवर्तन हो जाएगा, ये भी सभी साथ साथ ही पहुंचेंगे, ठीक है। चाहे लकड़ी का हो, चाहे मोम का हो, चाहे लोहे का हो, अगर समान ऊंचाई से आप गिरा रहे हैं तो वो सभी साथ साथ ही पहुंचेंगे, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए अब बात आ रही है गेंद की। हवा में एक तो लोहे की गेंद है, ठीक है, एक लकड़ी के समान भार की गेंद है, तो अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी, ठीक है। आई नो ऊपर वाले आंसर से थोड़ा मैच नहीं मिल रहा है इसका, बट इसका आंसर यही है और यही दिया हुआ है, तो हम यही लगा करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसमें कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और इसका रीजन है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखो, कथन तो सही है कि वहाँ पर जो है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है, लेकिन इसका कारण गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कारण गलत है इसका, तो कथन सही है, कारण गलत है। किसी पिंड का भार
देखिए भार जो है ना, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वहां पर शून्य होता है किसी भी चीज का, और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, पोल पर। अब ये कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि ध्रुव क्या है और विषुवत रेखा क्या है, वो जब मैं ज्योग्राफी की क्लास कराऊंगी, और शायद मैंने बताया भी हुआ है एक वीडियो में ज्योग्राफी की में, वहां पे जाके आप देख लेना ध्रुव विषुवत रेखा क्या होती है, ठीक है। और जिनको पता है वो आप याद रख लो कि किसी भी पिंड का या वस्तु का भार जो है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है, या फिर शून्य के बराबर होता है कुछ चीज़ों का, तो जबकि ध्रुवों पर वो भार सर्वाधिक होता है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, चाहे मानव शरीर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, ध्रुवों पर उनका भार सबसे अधिक होगा, और जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स जीरो, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। इसका मतलब क्या निकला? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, यही निकला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब नेक्स्ट देते हैं, सुमेलिखित कीजिए। देखिए इनमें कुछ आविष्कार दिए गए हैं और किसने किसका किया है, साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिलेगा, इनमें से बिल्कुल रट लेना, ठीक है। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की, ये तो बहुत बार हर बार देखने को मिलता है, ये पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और रेडियम की मैडम क्यूरी ने। एक्सरे W.K. रोंटजन ने। एक्सरे की खोज किसने की? W.K. रोंटजन ने। चेचक की एडवर्ड जेनर ने। देखो फिर से रिवीजन करते हैं, रेडियम की मैडम क्यूरी ने, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे W.K. रोंटजन ने, चेचक की एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। मतलब वो इतनी ज़्यादा स्पीड से घूमती है कि उसके कंपैरिजन में हमारी गति कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमें वो घूमती हुई प्रतीत नहीं होती है। यदि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है तो वह यह नियम किसने दिया था? देखिए प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है, ये नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप बंदूक चलाते हैं, ठीक है ना, उसे जब गोली निकलती है तो जितने फोर्स से गोली आगे जाती है वही फोर्स आपके कंधे पे आपको महसूस होता है, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था न्यूटन ने, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी से नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। मतलब देखिए वो खुद बहुत स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, उसका भी खुद का, और पृथ्वी भी घूम रही है, और जो पृथ्वी का आकर्षण है वो उसको त्वरण प्रदान कर रहा है, इसी वजह से वो पृथ्वी की तरफ खींच के नहीं आ जाता, ठीक है। अच्छा, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो प्राप्त पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। एक भू उपग्रह मतलब भूमि का कोई उपग्रह है, अपने कक्ष पर निरंतर गति कर रहा है यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की कि इसका जो आकर्षण बल है वही उसको त्वरण प्रदान करता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी है, ठीक है। जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है या आकर्षण है वही उसको त्वरण प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो घूमता रहता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता है, निरंतर गति करता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डोपलर इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डोपलर इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह करता है केंद्राभिमुखी बल, अभिकेंद्र बल के कारण। देखिए जो वो ये किसकी वजह से लगा रहा है? केंद्र अभिमुखी बल, यह अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है। और ये अभिकेंद्र बल है क्या, ये हम साइंस में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय बल। इनमें सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा है? तो देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, प्रबल नाभिकीय बल, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे बल हैं, एक तो दुर्बल नाभिकीय है, प्रबल नाभिकीय है, विद्युत चुंबकत्व है और गुरुत्व है। इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है प्रबल नाभिकीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, उसका अपना भार, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो जब
जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो आपको भार ज़्यादा महसूस होगा, और जब नीचे आओगे ना आप तो आपको भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। ठीक है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखिए कोई भी लोलक है जो उसकी जो लंबाई है उसके आधार पर उसके टाइम पीरियड को डिसाइड किया जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसका मतलब सर्दियों में इनका शॉर्ट पीरियड होता है और गर्मियों में लंबा पीरियड होता है। ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने जाने पर प्रदोलन काल कम हो जाएगा। आप सब ने झूला झूला होगा। जब आप बैठ के झूलते हैं तो आप काफ़ी ऊंचाई तक जा पाते हैं, लेकिन जब आप खड़े होकर झूलते हैं तो वो अपने आप एकाएक कम नहीं हो जाता। तो यही है वो आवर्तकाल, उसी की बात हो रही है। बस अपने बचपन में जाके याद कर लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एक सामान्य दोलन का दोलन कर रहा है। ऐसे में जब, अच्छा इसको छोड़ो आप, वैसे इसमें बस स्टेटमेंट बताने थे कि कौन सा सही है। ऐसे में तो जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। मतलब एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ठीक है। तो जब वो मध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसमें गति और त्वरण दोनों शून्य होता है, ये गलत है। ठीक है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? शीतकाल में, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो कम होती है, तो इसके लिए उसका जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल का वो भी कम होगा, तो वो स्पीड से चलेगी। ठीक है। गर्मियों में लंबाई बढ़ने के कारण वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? इसको तो रट लो आप, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाने वाला। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी। ठीक है। देखो पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप भेज रहे हो ना, तो पलायन वेग ये है कि एस्केप वेलोसिटी, मतलब अगर इस स्पीड से आपने कोई चीज भेजी तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। लेकिन इसमें 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात की गई है, तो इसका मतलब 11.2 से तो कम है ना, तो अगर उससे कम की जितनी भी स्पीड से आप भेजोगे तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ठीक है। महाभारत में आपने सुना होगा ना कि भीम ने 100 हाथियों को इतनी ऊंचाई से फेंका था, मतलब इतनी स्पीड से फेंका था कि वो कभी वापस नहीं आ पाए थे। तो ये प्लेन वेग का ही एग्जाम्पल दिया गया है हमारे शास्त्रों में, तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब इतनी स्पीड से फेंका कि वो वापस आए नहीं, वो पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह की तरह राउंड राउंड चक्कर लगाते रहे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो हमारे चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कारण क्या है ये बताया गया है। इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, और जब भी प्लान वेग कम होगा तो वो अंतरिक्ष से बाहर चली जाएगी ना। ठीक है। तो ये ही रीजन है, ये अपने बांध नहीं पाता है चीज़ों को अपने पास। ठीक है। तो जब बांध के रख नहीं पाएगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें निकल जाएगी तो एटमॉस्फेयर बनेगा कैसे? ठीक है। पृथ्वी का अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वो चीज़ों को खींच के रखती है अपने पास, और इसीलिए उसके पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति बनाकर करती है। देखिए जो बूंदे हैं वो गोल आकृति में होती है, किसकी वजह से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें जो है गोल आकृति धारण किए हुए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति। देखिए जो द्रव है, लिक्विड है, वो बूंदें अपना मिनिमम आकार बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से ही कोशिश करती है। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण होता है। ठीक है। क्या होता है? घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेल जल के तल पर फैल जाता है। देखिए तेल जो है ना वो जल में मिलता नहीं है, अपितु उसके ऊपर फैल जाता है। इसका कारण क्या है? तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। जो तेल का तल तनाव है वो पानी से कम होता है, इसीलिए वो उसके ना तो उसके अंदर जाता है ना ही उसमें मिक्स होता है, वो उसके ऊपर फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। इसको रट लो आप, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है।
जो साबुन के का जो बुलबुला बनता है, झाग से जो बुलबुला बनता है, उसके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और जैसे ही वो कम होता है तो वो बुलबुला फूट जाता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? जो छोटा बुलबुला है और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है वो और बड़ा हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केसिक तव की घटना नहीं होती तो क्या होता? तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। आप सबको पता है कि जो लालटेन या लैंप जलती है वो केसिक तत्व की परिघटना की वजह से ही जलती है। जो वो कपड़ा जो होता है उसके अंदर वो अपने जो अंदर तेल है उसको इसी वजह से किसकी वजह से खींचता है ऊपर? केसिक तत्व की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसका शाही शोक पत्र का काम करने में विफल हो जाता है। ये भी केसिक तत्व की वजह से ही काम करता है, जो शाही शोक पत्र होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि जो वो भोजन है, जो वो जल है, वो भी केसिक तत्व की वजह से ही ग्रहण करते हैं, तो वो नहीं होते। ठीक है। अच्छा, केसिक तत्व का कारण नहीं है पेड़ पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? अभी मैंने बताया, पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव केसिक तत्व की वजह से ऊपर चढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। जो तरल का पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय स्पेन से शाही निकल जाने का काम होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब कम हो जाना। ठीक है। देखिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वायु दाब कम होता जाता है और वायु दाब की वजह से ही तो ये पेन के अंदर शाही रुकी हुई थी। जब वो कम हो जाएगा तो वो शाही बाहर निकल करके आ जाएगी। तो जब आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कभी भी अपनी पॉकेट में पेन को मत रखें। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है कि पास्कल का जो नियम है उसने हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी। क्यों ला दी? लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। सबको पता है ऑटोमोबाइल और मोबाइल ने क्या काम किया है। ठीक है। लोगों को दूर बैठे भी जोड़ दिया है, डिस्टेंस को कम कर दिया है। ठीक है। बैरोमीटर पठान में अचानक गिर जाना, ये तो बार बार होता है। देखिए, जब भी बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर से जब भी उसमें अचानक से गिरावट आती है तो तूफान आने का संकेत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आती है तो क्या होता है? मौसम तूफान आने का संकेत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिसंस्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका कारण है? इसका कारण ये है कि जो झील की जो तली होती है उस पर पानी का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि झील की तली कभी नहीं जमती। इसीलिए मछलियाँ हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड में भी जिंदा रहती है, क्योंकि वो ऊपर से तो जम जाता है बट नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की वजह से वहाँ पर द्रव अवस्था में बना रहता है और इसी से जो जलीय जंतु है वो जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो अभी जैसा मैंने ऊपर बताया इसका आंसर वही हो जाएगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि झील की जो तली है वो कभी नहीं जम जा पाती, वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ना कि सॉलिड में होता है। तो यही वजह है कि मछलियाँ जिंदा रहती हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, अगर वस्तु की मात्रा भी बदल देते हैं, उसकी क्वांटिटी को बदल देते हैं तो भी उसका घनत्व जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक कब होता है? जो पानी, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पानी का अपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। ये टेम्परेचर की बात की गई है 277 केल्विन पर। ठीक है।
अब केल्विन की बात आए तो 277 केल्विन, ठीक है। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात आए तो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात ये एक ही है, बस ये दोनों यूनिट अलग अलग है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछता है तो 277 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ये बात कर रहा है कि लोहे का एक गोला है जो पारद मतलब पारा होता है, उस पर तो तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण इसका दिया इन्होंने, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। देखिए गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से कम है। कम होगा तभी तो वो तैरता रहेगा ना, नहीं तो डूब नहीं जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट ए ठीक हो जाएगी और रीजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। वही सेम आंसर रहेगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जो लोहा है उसका पानी से तो घनत्व अधिक है और पारे से कम है, इसीलिए वो पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। जो कॉन्सेप्ट है वो फिर हम वीडियो में बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आप याद करते चलो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्यों? सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जो सुई का आपेक्षिक घनत्व है वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है और जो लोहे का पानी का जहाज है वो तैरता रहता है, ठीक है ना। जहाज तो लोहे से बने होते हैं और पानी पे तैरते रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर से भारी हो गई है। भारी तो महसूस होता है जब हम पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। जैसे कपड़े धोने की मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसमें भी अपकेंद्रीय बल काम करता है। और जो ये हमारी जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। क्या है? उसका कम घनत्व। देखिए कम घनत्व के हैं इसीलिए वो तैर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो है, मतलब सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप में बनाया गया था मानव के द्वारा, वो है टेक्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। देखिए जो आइसबर्ग हैं वो समुद्र में होते हैं, उसका 1/9 भाग ऊपर होता है, बाकी जो का भाग जो है वो पानी की सतह के नीचे होता है। आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, वो जहाज जो है आइसबर्ग से टकरा कर ही डूबता है। तो उस वो क्योंकि ऊपर तो वो छोटा दिखाई देता है बट नीचे वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जो आइसबर्ग है वो समुद्र में ऊपर 1/9 हिस्सा ही दिखता है उनका, बाकी का हिस्सा समुद्र में होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। देखिए स्तर तो उतना ही रहेगा ना जब वो तैर रहा है, तो क्योंकि वो उसने पहले अपना स्थान जितना घेरना था घेर लिया है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व अधिक हो जाता है, ठीक है। और जब उसका घनत्व अधिक हो जाएगा तो उसमें तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं बट ये पूछी जाती हैं, आपको याद कर लेनी है, कॉन्सेप्ट हम साइंस में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट एक दे रखे जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका रीज़न बताया है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, तो दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्थिति विज्ञान यानी कि जो स्टैटिक्स है वो किससे संबंधित है? जो स्थिति विज्ञान है वो विश्राम की स्थिति से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है। तो इनमें से ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की तरंग होती है। वायु की ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। जो दीर्घ रेडियो तरंगे वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अब ये दीर्घ रेडियो तरंगे एक तो शॉर्ट वेव होती है, एक लॉन्ग वेव होती है। ये कहाँ से आती है? सूरज से आती है। ठीक है। और कुछ परावर्तित हो जाती हैं, कुछ परावर्तित नहीं भी होती है, जिनको पृथ्वी अब्जॉर्व कर लेती है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आयन मंडल क्या है, वो भी मैं वहीं पे आपको बताऊंगी। दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। ठीक है। अभी बस आप याद कर लो, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है। मतलब जो हमारे तार है ना वो आइनोस्फीयर में लगाए गए हैं। जो ये बेतार के तार मतलब जो सैटेलाइट है ना जहाँ से ये टकरा करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो आइनोस्फीयर में है। ठीक है। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। जो रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए कौन? आयन मंडल। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था दीर्घ रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? वो आयन मंडल से होती हैं। तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं करती, जो शून्य में संचरण नहीं करती मतलब शून्य में नहीं घूमती, वो है ध्वनि तरंगे। ठीक है। ध्वनि तरंगे को जो है वायुमंडल चाहिए, शून्य में नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ इनको चाहिए संचरण करने के लिए। कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है। अब कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। ठीक है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर सक्सेसिव ट्रफ्ट्स, इनके बीच में क्या होता है? देखो ये जो श्रृंग और गर्त हैं इनके बीच में तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है। ये मैं बताऊंगी, जैसे ऐसे नहीं होता है, इसको बोलते हैं श्रृंग और ये जो नीचे आया इसको बोलेंगे ग्रत। ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं ना वेवलेंथ। ठीक है। जो ऊपर जा रहा है उसको श्रृंग, जो नीचे जा रहा है उसको ग्रत। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। कोई भी क्रिस्टल है उसकी संरचना को जानने के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, जो हमारी सेना है उसके द्वारा शत्रु के वायुयान की पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रेडियो तरंगों का प्रयोग मैंने बताया था आपको कि रेडियो तरंगें क्या करती हैं, जा करके टकरा करके उस वस्तु से फिर वापस आती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी दिशा में कौन सी दूरी पर वो चीज़ या फिर जो भी चीज़ है वो स्थित है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁷ मोल। ठीक है। रात्रि दृष्टि उपकरणों के प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों को। ठीक है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? दूर संचार के लिए माइक्रोवेव है। ठीक है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड, देखिए जो एफएम प्रसारण सेवा है उसमें 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बराबर किरणें इस्तेमाल होती है। आंतों के रोगों का पता करने के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। आंतों के रोगों का पता एक्स किरणों के द्वारा, एक्सरे किया जाता है ना, आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। ठीक है। अच्छा, जो सीटी स्कैन आप कराते हैं उसमें भी एक्स किरणों का ही इस्तेमाल होता है। जो सीटी स्कैन होता है वो भी एक्स किरणों के, और आंतों के रोगों के निदान के लिए भी एक्स किरणों का ही इस्तेमाल होता है। आगे कुछ क्वेश्चन हम न्यूक्लियर फिजिक्स से देख लेते हैं, नाभिकीय भौतिकी। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है सुमेलिखित करना है हमें। देखिए इसमें दिया हुआ है मेसान की खोज। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। ठीक है। ये ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है। और डायरेक्ट भी पूछ सकता है और मिलान के रूप में भी पूछ सकता है। पोजिस्ट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने की थी। किसने की थी? CD एंडरसन और UF हेन्स ने। ठीक है। जो पोजिस्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? CD एंडरसन और UF हेन्स ने। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, देखिए जो इनमें एनर्जी बनती है, इनकी जो ऊर्जा का स्रोत है उसका सिद्धांत दिया था HA बेथे ने। किसने दिया था? HA बेथे ने दिया था। अच्छा, परा यूरेनियम तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? GT सीबोर्ग ने दिया था। GT सीबोर्ग ने दिया था। ठीक है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके।
अच्छा, आप सबको पता होगा ना ब्लॉकचेन किससे, ब्लॉकचेन जो आजकल डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी कितना न्यूज़ में है ना, करंट अफेयर से, अगर आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, तो क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी छाई हुई है, ये डिजिटल करेंसी है ये एक। और ये जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है, ब्लॉकचेन टेक्निक है, ये इसी से रिलेटेड है, किससे, क्रिप्टो करेंसी से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बताना हमें कौन, अच्छा ये कोई क्वेश्चन था, देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें पूरा क्वेश्चन कभी दिया भी सकता है और कभी नहीं भी दिया रहा होता, तो अभी इसमें नहीं दे रखा है, बट ओनली आंसर दे रखा है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय संलयन कहलाता है। ये बात उसकी स्टेटमेंट में गलत थी। देखिए आपको पता है ना, नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, छोटे छोटे नाभिकों का आपस में जुड़ना, ठीक है ना, ये नाभिकीय संलयन होता है। और जो नाभिक टूटते हैं ना, मतलब एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, है ना, विखंडन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। कथन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, लेकिन हो चुकी है हमें तो, है ना। अच्छा, कारण का, उसमें उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, हाँ, इसमें बोल रहा है कि दोनों कै और का, मतलब जो कथन स्टेटमेंट है और का है वो सत्य है और इसका स्पष्टीकरण है। मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है थोड़ा सा, बट इन्होंने आंसर दे रखा है तो क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये आंसर होगा इसका। चलो देखो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। कभी कभी होता है ना किसी बुक में कोई आंसर गलत दिया रहता है, तो मुझे ये उन्हीं में से एक लग रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर तो हमें मिल चुकी है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटोन। अब देखो फोटॉन की खोज हो रही है ना, अभी रिसेंटली 2011 से हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अगर इसकी खोज आ जाती है तो जो आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था वो गलत साबित हो जाएगा, ठीक है ना। लगी तो हुई है इस पर, देखिए रिसर्च तो हो रही है इस पर, देखते हैं क्या रहता है। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है, जो साइक्लोट्रॉन है वो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है परस्फुरण गणक से। देखिए इसका इंग्लिश मुझे भी नहीं, इंग्लिश में शायद मैं ज़्यादा अच्छा बता पाती इसके, ये परस्फुरण गणक को जो भी है, बट ये हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है तो इसमें इंग्लिश में दिया नहीं है, मैं देख के फिर बताऊँगी आपको टॉपिक में। दृश्य किरणें, एक्स किरणें, पैराबैंगनी व अवरक्त विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। अभी इसमें तो एक ये अच्छा चैप्टर क्वेश्चन आया है। तो जो एक्स किरणें हैं वो सबसे पावर, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें, एक्स किरणों में, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इनको बता रखा है कि ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न चुंबकीय विकिरणों का आरोही क्रम बताना है। तो देखिए सब पहले आते हैं रेडियो तरंगे, फिर आते हैं माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य विकिरण, फिर पैराबैंगनी, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। इनको ना आप याद कर लेना, देखो याद तो करनी पड़ेंगी आपको, कुछ क्वेश्चन हैं जो याद करने पड़ते हैं, बाकी डिटेल में इनके बारे में हम साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना याद कर लेना आप। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, देखिए मैंने जब ज्योग्राफी में सूरज के बारे में मैं पढ़ा रही थी, सन के बारे में, तब मैंने बताया था उसकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम के अणु आपस में मिलते हैं तो उससे नाभिकीय संलयन होता है। तो जो तारे हैं, सूरज भी एक तारा ही है, तो इसी तरीके से बाकी तारे भी ऐसे ही हैं, तो उनकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। वही है तारों का भी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, है ना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, वही जो अभी मैं ऊपर बता रही थी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, जो कृत्रिम उपग्रह है मतलब आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, देखिए जो ये उपग्रह है ये तो उसके है ना, जो मतलब प्राकृतिक उपग्रह है, लाइक हमारा जो चंद्रमा हो गया, ये तो देखो ये तो अपनी एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं, सूरज से प्राप्त कर ली, ठीक है ना। बट जो आर्टिफिशियल है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं सौर सेलों से, ठीक है, सौर सेलों से जाती है। मैंने वो पेज छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको, मुझे लगता है कि मैं आपको बस वही क्वेश्चन कराऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने अपने लोगों में लिखा हुआ है। तो वो इतने ज़्यादा नहीं थे, और थे भी तो PCS वालों के लिए थे, आप लोगों के लिए नहीं थे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
कथन एक स्टेटमेंट दी हुई है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। जैसे कि भाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनको अगर खाना पकाना है तो उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण दिया है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ठीक है, देखिए बात तो सही है, तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, बट उसका रीजन पता है क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायु दाब की कमी की वजह से उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये देखिए रीजन भी सही है अगर अकेले देखा जाए तो, ठीक है ना, और स्टेटमेंट भी सही है, बट ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग इनकी बात करें तो दोनों सही है ये, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है ये। ठीक है, एक दूसरे से लिंक नहीं करते, तो वही है ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, हाँ, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। आप सब थर्मस बोतल में लेके जाते होगे ना पानी वगैरह, ताकि ठंडा पानी रहे, या फिर जो भी चीज़ आप लेकर के जाते हैं, तो ऐसा क्या है उसमें, जो उसमें रखी हुई चीज़ अगर गर्म है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी, तो वो है उसकी दीवारों पर परत होती है रजत परत। ठीक है ना, किसकी परत होती है? रजत परत होती है। उसकी वजह से वो क्या करती है, ना तो हीट को बाहर आने देती है और ना ही अंदर जाने देती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, सारे की रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस परावर्तित कर देंगे। जब ऊष्मा को रखेंगे नहीं तो वो गर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है फिर से, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि सर्दियों में तो हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। अच्छा, इसका रीज़न दिया, सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। देखिए परावर्तित कर देते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो कथन है वो गलत है, क्योंकि हम सफ़ेद कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। तो ए जो हो जाएगा वो भ्रामक है, गलत है, और आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन दिया हुआ है ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण दिया हुआ है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे के मतलब स्पष्टीकरण भी करते हैं एक दूसरे का। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए पसीना क्यों आता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए जो शरीर का ताप, देख गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अंदर, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बॉडी क्या करती है, पसीने को बाहर निकालती है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, किस लिए रहता है? देखिए जो उस मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसमें छोटे छोटे से ना वो छेद होते हैं, आपने देखा होगा ना, ठीक है ना, वो वहाँ से क्या होता है ना, वेपराइजेशन होता रहता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता रहता है, इसी वजह से जो है पानी ठंडा रहता है। अच्छा, इसको आप छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब, देखिए जब आर्द्र उष्मा हमें कब लगती है, जब उमस नहीं होती है, एकदम चिपचिपा है ना, ह्यूमिडिटी होती है, उस टाइम पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है हमें। ठीक है, ये उमस वाला मौसम होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं ये तो गलत है, हम कितनी बार बोल चुके हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वायु दाब कम होता जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हमारे अंदर भी तो ब्लड प्रेशर है ना भाई, तो वो वायुमंडल से ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसलिए हमें बाहर का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये देखो आपके काम का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, मतलब जैसे जैसे दाब ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा उबलने लगता है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को भी बढ़ा देता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, ये आसान सी बात है, डेली यूज की बात है, बट ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने तो लगभग हर एग्जाम में देखा ही है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है ए, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हाथा हैंडल लगा होता है, कारण है एबोनाइट मजबूत होता है। देखिए ये सही है, बट वो लगा मजबूत है ठीक है, बट प्रेशर कुकर गर्म होगा, ठीक है ना, गर्म होगा तो मेल्ट होगा, तो ऐसी धातु हमें चाहिए जो मेल्ट ना हो, वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी मेल्ट ना हो और पकड़ने में आसानी हो। तो वैसे अलग अलग तो ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है कब? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, ठीक है, जो ये सीटी होती है उस पर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? पहले तो घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा वही है, यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस करेगा तो पहले इसका जल का आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो फिर, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। देखिए ये लॉजिक है, अगर आप पानी से भर के बोतल को रख देते हैं, ठीक है ना, और डाट लगी हुई है तो वो जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब वो बर्फ का टुकड़ा पिघल गया तो पानी मतलब जो है जल स्तर ऊपर चला गया, उसको जितना स्थान घेरना होता है वो पहले से ही घेर चुका होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर देती हैं, ठीक है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न, देखिए जब बादल होंगे तो बादल तो ना गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देंगे ना, गर्मी को अंदर वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो ऑब्जर्व कर लेंगे तो हो जाएगा। और अगर बादल नहीं होंगे तो जो हमारी शॉर्ट वेव्स हैं वो निकल जाएंगी वहाँ से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, अभी के लिए बस इतना याद कर लो आप। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते रहते हैं। शीत कोष्ठ मतलब आप इसको रेफ्रिजरेटर लगा लो या कोई भी ऐसा वो जिसमें ठंडी चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, इनकी शोषण की दर घट जाती है, मतलब जो भी फल हम रखते हैं इनकी शोषण की दर घट जाती है, इसलिए इनके खराब होने का टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है और वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक और देख लो आप, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, देखिए कभी कभी दिमाग में आया होगा आपके भी बचपन में कि अरे फ्रिज खोल लेते हैं तो ना कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन पता चलता है वापस वो थोड़ा गर्म हो जाता है, क्यों? देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर देते हैं और हमें लगता है कि हम ठंडा कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगर आप कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो आपको संपीड़ित गैस छोड़नी होगी अपने कमरे में, ठीक है, संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। देखिए जब कम आर्द्रता होगी और तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो गीले कपड़े जल्दी, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं ना, वही तो रीज़न है इसका, ठीक है ना, इसी से आप लगा लो। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा? देखिए जब पानी में आप नमक मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु जो है वो घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक, देखिए क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, ऊपर बताया भी हमने, और जो हिमांक बिंदु है वो घट जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि लूसेंट से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं वो लेके आऊँ आपके लोगों के लिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।